हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व में कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, उसके बाद कॉजेज ऑफ फिलिप कर्व देखेंगे, इसकी स्लोप इस तरह की डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट। एंड तब हम देखेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिलिप कर्व क्या होता है। तो शिफ्ट इन फिलिप कर्व के क्या रीज़न है, फिलिप कर्व शिफ्ट भी हो जाता है, और की फाइंडिंग्स देखेंगे, हम कंक्लूजन देखेंगे फिर फिलिप कर्व के। तो ये सारे टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ओके। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होता है कि 1958 में क्या हो गया, एक न्यूजीलैंड के इकोनॉमिस्ट A.W. फिलिप्स थे, इन्होंने एग्जामिन किया था रिलेशनशिप किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज ग्रोथ इन द यूनाइटेड किंगडम UK फॉर द ईयर 1861 से ये 1957 तक किया था इन्होंने, ऑलमोस्ट आप 100 ईयर ही मान के चलो। तो इन्होंने क्या पाया कि लो अनएम्प्लॉयमेंट वर एसोसिएटेड विद रैपिड राइज इन द वेज, ओके। तो जहाँ पे लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ पे वेज रेट ज़्यादा होता है, और व्हाइल इन पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट हाई हैड अ लो ग्रोथ इन वेज रेट। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, देखो यहाँ पे वेज रेट का मतलब इन्फ्लेशन से ही ले लो, वेज रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, वेजेज बढ़ेंगे। जैसे काफ़ी बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, वेजेस में इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह आप सिनोनिमस मान के चलो वेज और हमारे प्राइस लेवल को। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको फिर से बताता हूँ, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा फुल एम्प्लॉयमेंट के आसपास काम कर रही है या इससे ऊपर काम कर रही है। तो क्या हो गया, हाई इन्फ्लेशन रेट होगा, वेज रेट ज़्यादा होगा क्योंकि लेबर मार्केट टाइट होगी। देखो जब अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाता है, इसका मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ अच्छी खासी हो रही है और लेबर के लिए डिमांड भी बढ़ रही है। जब लेबर के लिए डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो लेबर मार्केट में टाइटनेस आ जाएगी, जो एक जो प्रोड्यूसर है जो उसको रिक्वायरमेंट है, हो सकता है उस तरह की लेबर ना मिले, तो उस तरह की लेबर ना मिले तो उन्हें हाई वेजेस देना पड़ता है, या नेचुरली जब डिमांड बढ़ जाती है लेबर के लिए तो वेज रेट बढ़ जाते हैं, वेज रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद लो इन्फ्लेशन रेट। तो यहाँ पे देख लिया आपने, जब लो अनएम्प्लॉयमेंट है तो हाई इन्फ्लेशन होगा क्योंकि लेबर मार्केट टाइट हो जाएगी, और जहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे लो वेज होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट और हमारा इन्फ्लेशन रेट के बीच में जो इन्वर्स रिलेशनशिप है उसी को फिलिप्स कर्व बताते हैं। क्या बताते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, ओके। देखो ये फिलिप्स कर्व मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट लिया है मैंने, ये इन्फ्लेशन है और ये यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये फिलिप कर्व है, ओके। तो ये आप फिलिप कर्व को देखो, यहाँ पे ये PC, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है देखो, और ये देखो आप यहाँ पे, तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या बात देखो, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे इस साइड कम हो जाएगा तो हमारा इन्फ्लेशन रेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फिलिप कर्व बोलते हैं। अब ये देखो, आपको पता है कि फिलिप कर्व जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे तो ये टच कर रहा है यहाँ पे, पर ये ऊपर की तरफ यहाँ टच नहीं कर रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी जीरो नहीं होता है। जब भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में भी होती है तो वहाँ पे दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो एक होता है फ्रिक्शनल, याद रखना है, एक फ्रिक्शनल हो गया और दूसरा स्ट्रक्चरल। ये बाद में डिटेल में बात करूंगा मैं इसको। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी जीरो नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह में जाते रहते हैं, तो उस छोटे से पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इसीलिए जो है ये वर्टिकली जो है ये जो है कर्व कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कभी जीरो ही नहीं होगा, ओके। और यहाँ पे ओके जीरो नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऊपर टच ही नहीं करेगा इस वर्टिकल एक्सिस को। पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आप देखते हो तो यहाँ टच कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जीरो हो सकता है। जब इन्फ्लेशन रेट जीरो हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना जाएगा, तो ओके। तो ये रिलेशन देखा आपने। तो आगे इसको हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं, मैथमेटिकली समझ सकते हैं। तो इसको हम फिलिप कर्व का हम इक्वेशन भी बोलते हैं। फिलिप कर्व इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप
इसे अच्छे से देखो ये इन्फ्लेशन रेट है। तो इन्फ्लेशन रेट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या है। यूजुअली क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, जो पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन होता है, ये T-1, उसी को हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मानते हैं। जो लास्ट ईयर इन्फ्लेशन था, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ईयर भी उसी तरह का इन्फ्लेशन तो होगा ही। और आगे देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट गैप क्या है, उसके बेसिस पे अगर एम्प्लॉयमेंट गैप पॉजिटिव है तो हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव, देखो ये हो गया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो फुल एम्प्लॉयमेंट को बताता है, और ये एक्चुअल आ गया हमारे पास। अगर एक्चुअल, जैसे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैं आपको बताता हूँ 4% है, और ये एक्चुअल हमारा 5% हो जाता है, मतलब 1% ऊपर हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये इस साइड जाएगा और इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। अगर हमारा नेचुरल रेट से जो है, जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। ओके, इस तरह से समझा। तो ये ओमेगा जो है, या आप डब्ल्यू बोलो या ओमेगा बोल दो, ये सेंसिटिविटी बताता है किसके, ये अनएम्प्लॉयमेंट गैप को बताता है। और ये क्या बता रहा है हमारा UT-UN क्या बता रहा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट गैप बता रहा है। ये एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है UT, और ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे इकोनॉमी लॉन्ग रन में जाती है। अगर दोनों में हमारा डिफरेंस आता है तो उसके हिसाब से ही अकॉर्डिंगली हमारा इन्फ्लेशन रेट चेंज होता है। ओके, तो लॉन्ग रन में देखेंगे हम, शॉर्ट रन में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन ले रखा है कि पास्ट ईयर का क्या इन्फ्लेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर हमारा करंट ईयर का इन्फ्लेशन भी डिपेंड करता है। तो इसको एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप कर्व भी बोलते हैं, इसी रीज़न से हम इसको एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप कर्व। तो ये काफ़ी ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप कर्व क्या है। तो ये हमारा पास्ट ईयर की इन्फ्लेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन के बेस पे हम करंट ईयर का इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक पता लग गया। ये ओमेगा हमारा सेंसिटिविटी बताता है किसको, अनएम्प्लॉयमेंट गैप को बता रहा है। यहाँ अपने आप ही समझ लो, आपका U अगर ये UN से ज़्यादा है तो अपने आप ही इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर U कम है हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ तक पता लग गया। अब देखते हैं कि फिलिप कर्व के काउजेज क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो क्या होगा मार्केट में, क्या हो गया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वेज मार्जिनल कॉस्ट कितना होता है, ये वेज रेट अपॉन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जैसे जैसे हम लेबर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो नीचे वाली चीज़ जो है ना ये कम होता जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये कम होती जाएगी, और वेज रेट हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो नेचुरली ही क्या हो गया, जब नीचे का वैल्यू कम हो रहा है ऊपर का कांस्टेंट है, तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, हमारा प्राइस में भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि फॉर्म क्या है, कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे मैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मान लेता हूँ, P इज इक्वल टू MC, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब MC बढ़ेगा तो नेचुरली प्राइस भी बढ़ेगा, तो यही बात यहाँ पे बता रहा है। ओके, और दूसरा पॉइंट, टाइटनेस इन द लेबर मार्केट। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है तो डिमांड फॉर लेबर हमारी बढ़ जाती है, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाता है कि मार्केट में वेज रेट भी बढ़ जाते हैं, या मार्केट में लेबर की कमी हो जाती है, तो बहुत सारी फर्म जो है लेबर को हायर वेज देने के लिए तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, टाइटनेस आ जाती है लेबर मार्केट में, तो वेज बढ़ेगा तो फिर प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये दो मेन काउजेज है जो बताते हैं कि क्यों लेबर मार्केट में टाइटनेस के कारण हमारा फिलिप कर्व जो है उस शेप में आ जाता है, और इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिलिप कर्व क्या होता है। देयर इज द ट्रेड ऑफ इन शॉर्ट रन फाइल, देयर इज नो ट्रेड ऑफ इन द लॉन्ग रन। देखो ट्रेड ऑफ का आपको मैं मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि हम लो अनएम्प्लॉयमेंट और लो इन्फ्लेशन ये दोनों इकट्ठा अचीव नहीं कर सकते। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है तो हमें इन्फ्लेशन को बियर करना पड़ेगा, हाई इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये फिलिप कर्व मैंने ये PC 1
ओके, ये फिलिप कर्व है, ये हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे ही हम ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ये इन्फ्लेशन है, जैसे जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तो इसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं। तो जैसे शॉर्ट रन में तो यूजुअली नहीं होता है, सॉरी लॉन्ग रन में ट्रेड ऑफ नहीं होगा, शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ होगा। ओके, तो ये देखो कि डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॉजेज द मूवमेंट अलोंग द पीसी। देखो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, तो एक ही हमारे जो है ये फिलिप्स कर्व है, इसमें मूवमेंट होगा। पर हमारा जैसे ही एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए, एक्सपेक्टेशन जो इन्फ्लेशन के बारे में है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारा फिलिप्स कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसे कहते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, और ये दोनों शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। ओके, अब ये बताता हूँ मैं कि शॉर्ट रन में क्यों हमारा ट्रेड ऑफ होता है और लॉन्ग रन में क्यों नहीं होता। जैसे नेचुरली, जैसे ये मैं आपको यहाँ 4% रख लेता हूँ। 4% क्या बता रहा है ये? 4% ये बता रहा है कि हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ही हमारा फिलिप्स कर्व जो लॉन्ग रन वाला है वो वर्टिकल हो जाएगा। जैसे एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर सेंट्रल बैंक कोशिश करता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को 3% तक लाएंगे, ओके, जब 3% तक अनएम्प्लॉयमेंट आया तो ये इन्फ्लेशन 5% है, ये एज्यूम कर लेता हूँ। 3% में अनएम्प्लॉयमेंट को लाने के लिए हमारी इन्फ्लेशन 6% हो जाएगी। ओके, और अगले पीरियड में हमें एक्सपेक्टेशन है कि अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन होता है वही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होता है नेक्स्ट ईयर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली। तो हमारा क्या हो जाएगा, फिलिप्स कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया तो इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ गया, फिर और हमारा ये 8% मान लेते हैं, 8% हो गया और इकोनॉमी फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट में आ गई। अगर फिर से कोशिश करती है गवर्नमेंट हमारी, फिर से सेंट्रल बैंक कोशिश करता है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को 3% में लाना है यहाँ पे, तो फिर से अगली बार ये फिलिप्स का फिर से शिफ्ट कर जाएगा, तो ये ट्रेड ऑफ रहेगा। पर लॉन्ग रन में क्या होगा कि फिलिप्स का एकदम सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है, वेज रेट हो गया हमारा, प्राइजेज हो गया, ये सारे फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट कुछ ऊपर नीचे करती है तो नेचुरली वो जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं और सारी एडजस्टमेंट इंस्टेंटली हो जाती है। तो फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन वाला जो है ये वर्टिकल हो जाता है, तो लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होगा। ओके, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, एक डिफरेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट अलग अलग है, ये 5 है, 6 है, 8 है, और ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारा 4% है। तो एक ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कई इन्फ्लेशन रेट से एसोसिएटेड है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो आगे चलते हैं। अब शिफ्ट इन फिलिप्स कर्व, तो शिफ्ट चेंज इन एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बोला था कि ये इन्फ्लेशन रेट है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाएगा तो मूवमेंट अलोंग एक ही फिलिप्स कर्व में होगा, पर एज्यूम कर लो कि एक्सपेक्टेशन बदल जाती है कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगी पास्ट ईयर की इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो ये ऊपर की तरफ फिलिप्स कर्व चला जाएगा। जब ऊपर की तरफ फिलिप्स कर्व जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। ओके, और इसी तरह से देखो, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमें इन्फ्लेशन कम करनी है तो एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और लोगों की इतनी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि गवर्नमेंट हम इन्फ्लेशन को कम करेगी, तो नेचुरली ये फिलिप्स का नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन रेट भी कम हो जाएगा। ओके, अगर लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है क्रेडिबल नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो ये फिलिप्स का ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ओके, इसी तरह से जो सप्लाई शॉक्स जो होते हैं, क्योंकि जो आपको पता है कि फिलिप्स कर्व के ब्रेकडाउन का कारण ही सप्लाई शॉक था। यहाँ पे क्या हो गया था कि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, और ये जो है हमारे सप्लाई शॉक्स कब आए थे, ये आए थे हमारे 1973 के आसपास, जब ऑयल प्राइसेस जो है वो ओपेक जो है हमारा कार्टेल जो है ऑयल का सबसे बड़ा, इन्होंने प्राइस काफ़ी क्वाड्रपल्स कर दिए थे, 4 गुना 5 गुना हमारे बढ़ा दिए थे, इंक्रीज़ कर दिए थे। तो उससे क्या होगा, फिलिप्स का राइटवर्ड शिफ्ट कर गया और हाई इन्फ्लेशन किसके साथ एसोसिएट हो गया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हो गया। तो ये ब्रेकडाउन था ये फिलिप्स कर्व का। ओके,
तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में। तो इनवर्स रिलेशनशिप देखा हमने अनएम्प्लॉयमेंट और हमने इन्फ्लेशन रेट के बीच में देखा कि किस तरह से इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ रहा है तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ इन लॉन्ग रन में कभी भी ट्रेड ऑफ नहीं होगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। और पीसी ब्रेकडाउन इज स्टैगफ्लेशन या सप्लाई शॉक बोल सकते हैं आप इसको, सप्लाई शॉक भी बोल सकते हैं। ये हमारा ऑयल प्राइस इंक्रीज हुए थे तब हुआ था, तो इसके बाद क्या हो गया, हमारा पीसी कर्व जो है ब्रेकडाउन हो गया। तो ये देखो इसमें क्या होता है हमारा सप्लाई शॉक में, जैसे ये हमारी सप्लाई है, ये डिमांड है, ये मैंने एज्यूम कर ली, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया हमारा, और ये प्राइस आ गया। जैसे जैसे आप देखते हो कि हमारी सप्लाई लेफ्ट हैंड साइड टच कर जाते हैं, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ये लेफ़्ट साइड हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वांटिटी भी कम हो गया, Q1 हो गया, प्राइस भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ देखो क्वांटिटी कम हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और हाई प्राइस इकट्ठा ही थे, जो कि फिलिप कर्व कभी प्रिडिक्ट नहीं करता है। ओके दोस्तों, तो यहीं तक था वीडियो। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।